हमने पढ़ा था, जो कुछ भी पढ़ा था उसमें सबसे पहले मास गिवन होता है ना, मास गिवन होता है। इस मास को हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से, इससे हमें क्या मिल जाता है, मोल्स मिल जाते हैं। उस मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं Na से, ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूल मिल जाता है। अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा, अदरवाइज अगर हमने इसमें Na से मल्टीप्लाई किया है तो अगर हम एटम की बात स्पेशली कर रहे हैं तो इससे क्या मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने मॉलिक्यूल की बात किया है तो मॉलिक्यूल मिलेगा। अब मान लो अपनी मॉलिक्यूल की बात की है तो मॉलिक्यूल से एटम चाहिए होगा, तो मॉलिक्यूल में हमें क्या करना होता था, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है ना, एटॉमिसिटी। और एक बार एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें एटम्स मिल जाते थे। आज इसको आगे बढ़ाएंगे, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, आप नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल। अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल मिल जाता है। यानी कि अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ, ये लास्ट वाला पोर्शन है, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे आज। ठीक, एक प्यारे से क्वेश्चन है, आई हैव 1 ग्लास वाटर। कुछ नहीं, तो मेरे पास मान लो 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी में टोटल में मान के चलता हूँ 90 ग्राम होगा। 90 ग्राम? हाँ, 1 गिलास पानी है, उसका वेट 90 ग्राम होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मैं उस पूरे पानी को पी गया, वो 90 ग्राम पानी जो है वो मैं पी गया। ग्राम लीटर नहीं होगा। अच्छा, लीटर एमएल ऐसा होता है क्या? इसके बारे में डिस्कशन करेंगे सर, अभी। नहीं ग्राम अभी डिस्कस, हाँ बताओ। सर हो सकता है ग्राम, हो सकता हाँ ग्राम हो सकता है, बट कंफ्यूजन हो है, जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है, अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो वाटर की केस में जितना ग्राम उतना मिलीलीटर होता है। दिस इज ओनली फॉर वाटर। अगर आपने 1 मिलीलीटर लिया है तो इसका मतलब आपने 1 ग्राम लिया। अगर आपने 2 मिलीलीटर लिया है तो आपने 2 ग्राम लिया। तो मैंने कितना लिया है, 90 ग्राम, यानी कि हमने कितना लिया है, 90 मिलीलीटर पानी लिया। अगर मैं उस 90 मिलीलीटर पानी को पी गया तो मैं आपसे पूछूंगा मैंने कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन ड्रिंक किए। आपको ये कैलकुलेट करना है। आज का लेक्चर छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, आई हैव 1 ग्लास वाटर, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 मिलीलीटर, 90 मिलीलीटर। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द ग्लास। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द ग्लास। अंकित भाई पानी दे दो। ग्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। और मेरे ऊपर लिखा हुआ है, सारी चीजें ऊपर लिखी हुई है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप वहां से कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे। सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया ना, फॉर वाटर 1 मिलीलीटर दैट मीन्स 1 ग्राम, यही होगा ना, यस सुनो। 1 मिलीलीटर पानी 1 ग्राम के बराबर होता है। हमारे पास कितने मिलीलीटर है, 90 मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया, 90 ग्राम। और अगर हमारे पास 90 ग्राम पानी है, उस 90 ग्राम पानी में सबसे पहला टास्क क्या होगा, मास दिया हुआ है, क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो सबसे पहला टास्क होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा, गिवन मास बाई मोलर मास, और हमारे पास गिवन मास 90 है जबकि मोलर मास 18 है। आंसर कितना आएगा, 5 मोल्स। अब मोल्स हमें पता चल गए, कितने मोल हैं, 5 मोल्स हैं। इस 5 मोल का यूज आगे क्या करने में, अब चूंकि ये वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम, मॉलिक्यूल है ना, तो हमें आगे वाला प्रोसेस ले जाना होगा या नीचे से आना होगा, आगे की तरफ से चलना होगा। ठीक है सर हो गया, हो गया, 1 मिनट वेट कर लीजिए। फिर तो अगला है अभी मैच कराना। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। तो आंसर है आपका 5
Na। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स पता चल गए। तो 5 Na मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। क्या हमें मॉलिक्यूल्स निकालना था? नहीं, हमें मॉलिक्यूल्स से क्या निकालना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे पूछता कि एटम बताओ कितने हैं, तो आप एटम भी कैलकुलेट कर लेते। बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा? 15 नंबर ऑफ एटम्स दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी आपको पता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होते हैं उसी की एटॉमिसिटी बोलते हैं, यही तो, यही ना। और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है 5 Na और एटॉमिसिटी वाटर की कितनी है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी कि 3। दैट मींस आंसर इज 15 Na। तो हमें इतने एटम्स पता चल गए। लेकिन हमें एटम्स चाहिए ना, हमने अपने बस खुशी के लिए निकाल लिया, मन कर रहा था निकालने के लिए, है ना। क्वेश्चन में एटम पूछा था क्या? नहीं। क्या पूछा था? सब एटॉमिक पार्टिकल। हमें सबसे पहला टास्क होगा टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल टू, बताओ आपको पता है कितने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी बता दिए। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अच्छा, वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आइए चेक करते हैं। अब हमारे पास वाटर है तो मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। आप ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन में कितने होंगे? एक। इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? टोटल कितना होगा? 10। तो टोटल H2O में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, प्रोटॉन बताओ। 1 1 8 कितना हो गया? न्यूट्रॉन बता दो। 0 0 8 कितना हो गया? 8। तो अभी टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना है? 10। और हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 50। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा? आप कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि 5 Na मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी भी कैलकुलेट किया, कितना है? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 50 Na। वेरी गुड। चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इसी टाइम पे बता दीजिए। आप कहेंगे यही आंसर होगा 5 Na मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर हो गया 50 Na। फिर हमने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो बेटा। 5 Na मल्टीप्लाइड बाय 8, आंसर 40। क्या आंसर आ गया? 140 Na टोटल। टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल अभी हमें कैलकुलेट नहीं करना, अभी फिलहाल के लिए हमें ये नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ आ रही है? सब अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, फिर से एक बार देखते हैं हमें क्या करना है। नंबर अगर जो भी गिवन मास होगा, ये जो मास है वो कौन सा मास है? गिवन मास। तो गिवन मास को हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया? मोल्स। मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल मिल गया। और अगर हमारे पास एटम की बात करेंगे तो Na से मल्टीप्लाई करने पे हमें एटम मिल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल से हमें एटम चाहिए तो मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी एटम आ जाएगा। और मॉलिक्यूल से सब एटॉमिक पार्टिकल चाहिए तो मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्या ये अच्छे से समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ही आप नोट कर लीजिए। एटम का ओनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अगर एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ लेता तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाते। ऐसे देखो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन एटम। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में जल्द से नोट कीजिए। नोट कर लिया? चल, इस तरफ वाला ये इरेज कर दो। एक क्वेश्चन और लिखिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ moles, molecules, atom, individual atom and electron, proton, neutron.
फिर से बोल रहा हूँ, मोल्स क्या क्या निकालना है, Calculate number. मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, In इंडिविजुअल एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन so question feasible legal question. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 66. 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कम ऑन, गिवन मास कितना गिवन है, 66 ग्राम। मोलर मास कितना होता है कोई बता दे। 1.5 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है, 44 कार्बन का 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 44 ग्राम, यही ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आया 1.5 गिवन मास बाई molar mass. मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 66, मोलर मास कितना है 44, आंसर इज 1.5 मोल्स। ठीक है, Yes, sir. मोल्स निकल गया, अब क्या निकलना था, मॉलिक्यूल्स। 1.5 Na. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 1.5 Na. 1.5 मल्टीप्लाइड बाई एन, आंसर 1.5 एन। वेरी गुड। चलिए नंबर ऑफ एटम बता दीजिए। 4.5 Na. Into 3 करना. नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 4.5 Na. 4.5, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई 3, Yes, sir. तो हो गया 4.5 एन। वेरी गुड। ठीक है, आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और बता दो। चलो, Individual atom भी है. अच्छा इंडिविजुअल भी निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ। Number of carbon is 6. नंबर ऑफ कार्बन एटम 1.5 एन आएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बता दो, वो भी वही है. वो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 3 एन आ जाएगा। अब क्या निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कम, बहुत ही आसान, 99। अब एक मॉलिक्यूल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6 है, ऑक्सीजन में 8, इस वाले ऑक्सीजन में टोटल कितना हो गया 8 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया 22। ओके, प्रोटॉन बताओ कितना हो जाएगा, उतना ही होगा 6 8 8 22। न्यूट्रॉन भी मेरे ख्याल से इतना ही होगा 6 8 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 22। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है 1.5 Na मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 Na। कितना है आंसर बेटा 33 Na। ओके, 33. इसी तरीके से 33 Na ये भी आ जाएगा और 33 Na ये भी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अगर ऑप्शन में मान लो Na के टर्म में नहीं दिया है तो क्या करोगे, Na की वैल्यू पुट करोगे। Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 into 10 to the power 23। वेरी गुड। क्या ये समझ में आ गया अच्छे से? अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रोकेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा सामने। जब मैंने अवोगाड्रो की बात बताई
तो मैंने अवोगैड्रो नंबर में 1 मोल बताया है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आटम होता है, या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, या इतने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इट मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। अब फिर से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा कि इसी अवोगैड्रो ने ही एक अपना हाइपोथेसिस दिया था, और वो हाइपोथेसिस ये था कि मान लो अगर आपने 1 मोल वाटर ले लिया, तो 1 मोल वाटर का मतलब कितना मिलीलीटर वाटर, कितना ग्राम वाटर? एक बार सोच के बताओ। 1 मोल वाटर मीन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर? सोच के आराम से। 1 मोल वाटर का मतलब कितने ग्राम? वाटर मतलब H2O, H2O का 1 मोल कितने ग्राम का इक्वल होगा? 18 ग्राम। सिंपल है ना, 18 ग्राम। यस और नो? कितना सिंपल है। मैं कह रहा हूं 18 ग्राम का मतलब 18 मिलीलीटर। तो 1 मोल वाटर अगर हमने लिया है तो कितना मिलीलीटर लिया है? अरे यार 18 ही तो लिया है, कौन सा 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर फॉर वाटर भी बताया। फिर चलो अच्छा पहले इसे इरेज कर दूं, इसे इरेज कर दूं ना, ठीक है। सर 1 मोल कैसे 18 ग्राम? 1 मोल 18 ग्राम कैसे? मोलर मास कितना है वाटर का? अभी अभी तो आपने इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया। ग्राम होगा वो पहला क्वेश्चन तो यही किया ना, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग बहुत ज्यादा। बताओ फिर से, 1 मोल वाटर का मतलब कितना ग्राम? 18 आप कहेंगे H2O है, तो H2O का मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन का, 16 ग्राम इसका, यानी कि 18 ग्राम। सिंपल। आपने कहा 1 मोल H2O दैट मीन्स 18 ग्राम H2O, यस और नो? और चूंकि हमें पता है 1 मिलीलीटर H2O दिस इज इक्वल्स टू 1 ग्राम H2O, यही तो बोला। ये बात समझ ली। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल H2O का मतलब क्या हो गया, कितने मिलीलीटर? 18 मिलीलीटर H2O, यस और नो? मेरे पास पानी है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये 18 होगा, नहीं होगा? थोड़ा सा बढ़ा दे। हो गया ना? तुम तो ऐसे बात करो जैसे पैक बना रहे हो बढ़िया। तो ये 18 मिलीलीटर पानी है, सबको दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको पूरी तरह से खौला दूं, बॉयल करा दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। अब इस एटमॉस्फेयर में उस वेपर को फैलाना है, वो कितनी दूर तक फैलेगा और कितना मिलीलीटर वॉल्यूम बनेगा? तो क्या 18 ही होगा? नहीं, 18 तो तब है जब ये पास है और वाटर के फॉर्म में है। जब ये इवेपरेट हो जाएगा तो इवेपरेशन के दौरान वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वो गैस में आ गया ना। अब वो इस 1 एटीएम पे, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एसटीपी या इसे आप एनटीपी बोल सकते हो, इस एनटीपी पर, हमारे सिलेबस में एसटीपी एनटीपी का मतलब लगभग सेम ही होता है, ठीक है, उसके लिए परेशान ना होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने एसटीपी पर इसको पूरी तरीके से इवेपरेट करा दिया और अचानक से बना दिया पूरा गैस में, फिर कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा? इसके लिए अवोगैड्रो ने एक रूल बताया। उन्होंने कहा कोई भी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यानी कि अगर मैंने इसको यहाँ पे बलून में भर दिया तो बलून का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अब आप सोचेंगे बलून का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है एक स्फीयर का वॉल्यूम, मैथ वाले तो जानते होंगे, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो कि इस बलून का वॉल्यूम कितना होगा। तो आप निकालोगे तो उस बलून का वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। एक नोट पॉइंट लिखेंगे और इसी नोट पॉइंट से हम इसको आगे बढ़ेंगे। ये आपने जरूर लिखा होगा, मुझे उम्मीद है, अपनी कॉपी में। ये जरूर नोट करना, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर एनटीपी होगा तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी
ऑलवेज 22.4 लीटर, या आप कह सकते हो 22,400 मिलीलीटर। किसी भी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। क्या ये बात समझ आ गई? अब बताओ जल्दी से, इसी गैस का, ये सॉरी ये गैस है ना, ये लिक्विड है, H2O लिक्विड का, 1 मोल H2O का लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? लिक्विड बोला मैंने, 1 मोल H2O अगर लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 18 मिलीलीटर। लेकिन अगर यहीं पे, यही देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन में यही गलती करोगे। मैंने कहा सिंपल, क्वेश्चन है, नोट करके लिखेंगे इसी क्वेश्चन, 1 मोल H2O और आगे मैंने लिख दिया लिक्विड, तो आप क्या लिखेंगे? कितने मिलीलीटर बताओ? 18 मिलीलीटर। लेकिन फिर 1 मोल H2O गैस 8 STP, बताओ 22.4 लीटर। क्या आप मेरी बात अच्छी समझ गए? सिर्फ अंतर सिर्फ किस बात का है? L और G का। क्वेश्चन में इस बात पे ध्यान देना होगा, जब तक वो L लिखा है तब तक हमने किसकी बात की है? लिक्विड वाटर की बात की है। जैसे उसने G लिख दिया, हम किसकी बात करने वाले हैं? वेपर की बात। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? एनीवन? गैस, वो इकट्ठे वेपर में वेपर और गैस में क्या अंतर है? पार्टिकल कुछ रहते हैं वेपर में, गैस प्रॉपर्ली गैस फॉर्म होती है सर, उसमें मॉइस्चर होता है। वेपर में मॉइस्चर होता है, अच्छा, और गैस में मॉइस्चर नहीं होता। और कोई? वेपर और गैस में आप बार बार बोलते हो ना, वेपर लिख दो, गैस मत लिखो, वेपर लिख दो। मैंने यहाँ गैस लिख दिया, लेकिन फिर भी आप बार बार कहोगे H2O वेपर फॉर्म में। आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो? H2O गैस है, आप नहीं बोलोगे। लेकिन मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखूंगा अगर, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलोगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या बोलोगे? गैस। लेकिन जब भी H2O की बात आएगी हमेशा H2O में क्या बोलोगे? वेपर। क्यों ऐसा हो गया? सोचो, सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो कैसे मजा? हाँ, मॉइस्चर की वजह से। सर ड्राई और वेट का कुछ है कि ये जो गैस होती है वो यूजुअली नहीं होती। वाटर जो होता है वो टेम्परेचर अकॉर्डिंग अपना गैस फॉर्म में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। वेरी गुड। और गैस तो क्योंकि सर जब नॉर्मल वाटर को गर्म करेंगे तो वेट स्टीम में कन्वर्ट होगा वेपर में, उसके बाद बस और टेम्परेचर देंगे तो बस सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये लाइट सर जो बनती है इसी के प्रेशर से बनती है सर। जो ये तो ऐसा हो गया कि कोरोना काल में सारे टीचरों का जॉब बंद खत्म हो गया। ऐसा हुआ था ना कोरोना में, तो यही हुआ। ऑनलाइन चल रहा था। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सारे टीचर कहाँ थे? आकाश ने 25,000 टीचर निकाले थे, पता है? 25,000 टीचर उसने निकाले उनके पास। हाँ? आकाश ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और मेरे कितने दोस्त उसमें से निकाले गए, और सब लोग बस मुझे फोन करते यार कैसे रख लो, उनके कहाँ से रख ले भाई? सोचो के दाव पे जो क्या हुआ। हाँ, तो अब सोचो कोरोना काल में वो टीचर जो निकाले गए, जो लोग मर्सिडीज से चलते थे, जिन्होंने 2 साल पहले मर्सिडीज ले तो ली थी, लेकिन किस्त उनका 50,000 रुपये महीना जाना था अकाउंट से, वो कैसे जाएगा? उसके लिए मजबूरन वो टीचर जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती थी, वो 1 महीने के 2.5 लाख लेते थे, उससे नीचे बात नहीं करते थे, वो 50,000 रुपये पढ़ाने को तैयार हो। ये किस वजह से? मजबूरी, सिचुएशन की वजह से। तो जो वेपर है वो सिचुएशन की वजह से गैस है, अदरवाइज वो क्या है? लिक्विड है। सर वेपर का जो वाटर का प्रेशर होता है गैस में सबसे हाई प्रेशर होता है, इसका सबसे हाई प्रेशर मतलब क्योंकि जब सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका प्रेशर इतना होता है नोजल से अगर जमीन पर अगर मार देंगे तो 20 फुट तक ये होल्ड कर देगा। होल्ड कर देगा, ठीक है। ये वाटर की ही खास बात है, वाटर डेंसिटी 1 है ना, इस वजह से ऐसा होता है। आपने इनको रिलेट करने के लिए इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अभी देखें, सुने, इसी का यूज वाटर के लिए ही तो हम स्टीम बनाते टाइम या टरबाइन में इसीलिए इसका वेपर यूज करते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे का भी गैस यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात देखें ध्यान से, जब हम 1 मोल वाटर की बात कर रहे हैं, तो जब हम गैस की बात कर रहे हैं, यानी कि वेपर की बात करें, वेपर का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी लिक्विड जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को किसमें कन्वर्ट किया है, गैसियस फॉर्म में रखा है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करे वो वापस वो अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। कोरोना खत्म होने के बाद फिर वही टीचर पे 2.5 लाख पे पहुंच जाएंगे।
लेकिन अभी वो 50,000 पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी देखें सिचुएशन। ठीक है, गैस हमेशा गैस रहेगा, उसे टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, ज़्यादा है कम, बस उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर कोई लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर देने पर अगर वो इवेपरेट हुआ है और किस फॉर्म में आ गया है, गैस फॉर्म में हो गया, तो हमेशा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। कोई भी लिक्विड हो, जैसे कि चाय लिक्विड है ना, जब ये इवेपरेट हो रहा होगा, ऑब्वियसली इवेपरेट हो रहा है, भाप निकल रहा, देख ही रहे हैं, तो ये सब किस में बन रहा है, वेपर में बन रहा है। हम इसे गैस नहीं, हम वेपर बोलेंगे। हर कोई जो गैसेस फॉर्म में ही हमेशा रहता है उसको गैस बोलते हैं, लेकिन कोई लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। ठीक है, तो अभी लिक्विड को हमने यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है और जैसे वो गैस में गया हम इसको वेपर बोल देंगे। और उसका वेपर का जो एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ये बात आपको याद रखना होगा। सर ये तो 1 मोल की वैल्यू है ना, जब 18 का इसका एटम का वेट होगा इसका 18 into 2.4 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 मोल का वॉल्यूम है लिक्विड फॉर्म में 18 मिलीलीटर, जबकि वेपर फॉर्म में 22.4। कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी होता है, 1 मोल का मतलब वॉल्यूम है 22.4 लीटर। मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये लिखा है ना। किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा एसटीपी पर कितना रहेगा, 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट the volume of the 11 gram of carbon dioxide at STP. 11 gram of carbon dioxide at STP. 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का STP पर वॉल्यूम क्या होगा? क्या होगा बेटा? 24.6। पक्का? श्योर हो आप? लॉक कर दिया जाए इसको? नहीं सर, ये तो वाटर के लिए है ना। नहीं, मैंने कब बोला? आपने नोट पॉइंट क्यों नहीं पढ़ते? एक बार नोट पॉइंट प्रेस पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस लिखा मैंने, स्पेशली वाटर लिखा है क्या? ये एग्जांपल है वाटर, एक एग्जांपल। अच्छा, इसमें जैसे एग्जांपल बता रहे थे आप। 35.84। मेरे को लगा स्पेसिफिक। अरे सिर्फ वाटर का लिखा है ना, कोई भी गैस, मैंने एक एग्जांपल लिया वाटर का, मैंने कहा कोई भी गैस हो सकता है। 1 मोल अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर। वो कोई भी हो। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का आपने कितना ग्राम लिया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो सबसे पहला टास्क आपको क्या निकालना है, मोल्स। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। हमें बस मोल पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो हमें मोल निकालना। बताओ नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ 1/4, तो 11/44 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स। ठीक है ना। अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा, बताओ वॉल्यूम कितना होगा? आप कहेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। बताओ, या फिर 22.4 के बजाय 22,400 मिलीलीटर कर लो। चलो, ताकि इससे क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाई 224 मिलीलीटर। आंसर कितना आ गया? 5.6 लीटर। नहीं, मिलीलीटर में बताओ। 22 कैलकुलेटर यूज ना करो। 25 मल्टीप्लाइड बाई 224 550। पक्का? उन्होंने 5.6 बोला, 560 उनका आंसर आ रहा है। कितना बोला? अरे कोई कैलकुलेट करो भाई, जल्दी करो। 560 आ रहा है, 550 आ रहा है? 5600 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ गया? 5600 मिलीलीटर। लेकिन इसी क्वेश्चन को जेई वाले टफ कर देंगे, नीट वाले तो 5600 मिलीलीटर का आंसर आ जाएगा, जेई वाले इसको टफ कर देंगे। कैसे? क्योंकि जेई के पास 2 मिनट एक्स्ट्रा है। 2 मिनट हाँ, उससे क्या होगा? एक क्वेश्चन पे नीट वालों को सिर्फ 40 सेकंड मिलता है और जेई वालों को
2 मिनट 40 सेकंड मिलता है, अंतर है। ये तो मुझे तो उनके पास जो 2 मिनट एक्स्ट्रा हैं, उस 2 मिनट के लिए वो क्वेश्चन को टफ कर देंगे ताकि उस 2 मिनट का भरपूर उपयोग करें आप। कैसे टफ करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो टफ कैसे करेंगे वो लोग। वो पूछ लेंगे द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। मैं देखो आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा। अभी तक इतना हमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट हमारा पूरा खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको ढेर सारे फॉर्मूले रटवाए नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। फॉर्मूला भूल जाते हो प्रेशर पे, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि कल मेरा पेपर था और मैं फॉर्मूला भूल गया था। मेरा पीएचडी का पेपर था, हाँ परसों, और मैं पेपर मैं क्वेश्चन सोचो वही मैं डेली पढ़ा रहा हूँ और मैं फॉर्मूला भूल गया वहाँ जाके। इसलिए फॉर्मूले में नहीं पढ़ाता हूँ। रीजन क्या है? फॉर्मूला आप भूल जाओगे, प्रेशर आएगा फॉर्मूला भूल जाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मैंने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहेंगे पहले 1 मोल का कितना होता है बता दो। 1 मोल का 44 होता है। अब इसका आंसर देखो, आप बताइए वॉल्यूम ऑफ ध्यान देना इधर, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, बताओ कितना होगा? 22 यानी कि 22400 मिलीलीटर। यस और नो? अब जल्दी समझे बता दो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं? Na होते हैं ना। तो आप यही लिखना चाह रहे हैं ना जाने अनजाने में कि वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल, यही तो लिख रहे हो, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी कितना आ रहा है? 22400 मिलीलीटर। भैया 1 मोल का मतलब क्या हुआ? Na मॉलिक्यूल। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? भाई बचपन वाला सवाल है। वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल इक्वल्स टू इतना, तो 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 3720 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एट एसटीपी कितना आ जाएगा? 22400 डिवाइडेड बाई 6.02। दिस इज द आंसर। आसान है नहीं? तो एक मॉलिक्यूल वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया? किसी भी गैस के, ध्यान देना, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम एसटीपी पे हमेशा 22400 डिवाइड बाई n होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्पेशल बात नहीं है, वो कोई भी वॉल्यूम, कोई भी गैस हो, क्योंकि हर एक गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22 और एक मोल में उसके कितने एटम होंगे? n। तो उसके एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हर बार कितना होगा? 22400 डिवाइड बाई n। क्या मेरी बात समझ आ गई या नहीं? सर वो एग्जैक्ट वैल्यू वाला आएगा, मतलब अगर नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऑप्शन में ऐसा दिखेगा। तो इतना भी कैलकुलेशन, फिर भी वो कैलकुलेटर थोड़ी दे रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं देता। आप जब ग्रेजुएशन सर करने जाते हैं वहाँ कुछ भी होता कैलकुलेटर, तब भी वैल्यू नहीं होती। क्या? CO2 की जगह कुछ भी होती है तब भी वैल्यू नहीं होती। कोई भी गैस होता, कोई भी गैस होता, हर गैस के लिए सेम होता ना। मैं इसमें एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है किसका। नहीं ये देखो, हर एक सुनो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, गैस क्या हो गया? इतना। वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ, अब H2O की जगह गैस लिख दिया, और फिर वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस लिख दिया। अब गैस तो कुछ भी होगा, गैस तो कोई भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, H2O भी हो सकता है वेपर फॉर्म में, या कोई भी गैस हो सकता है। सर तो ग्रेजुएशन क्यों देते कैलकुलेटर? क्या वो? ग्रेजुएशन क्यों देते? ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर देंगे? क्यों उसमें होता है? भैया इतना टफ क्वेश्चन होता है, सर बहुत टफ क्वेश्चन। और उसमें ऐसे सिंपल कैलकुलेटर नहीं होता, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज होता है। साइन कॉस सब उसमें साइन कॉस सब होता है उसमें, तो पूरा एक इक्वेशन लिख करके उसे सॉल्व कर सकते एग्जाम में भी लेके आया सर कुछ। हैं। एग्जाम में बिना उसकी एंट्री नहीं देते, हम लोगों में तो बिना उसकी एंट्री नहीं देते थे। बीटेक वाला और 991 एफएक्स का कैलकुलेटर होता था।
सर तो ये थोड़ा चीटिंग नहीं हो जाएगी, मतलब पूरी इक्वेशन आ जाएगी? चीटिंग नहीं होती। चीटिंग, वो चीटिंग थोड़ी होता है। इतना लंबी कैलकुलेटर होता है, तुम पूरा 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कितने क्वेश्चन होते हैं सर? क्वेश्चन तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड। हम लोग में तो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता था। आपसे कितने थे सर? सर बीटेक वगैरह में हम्म। अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कितने क्वेश्चन होंगे। जैसे पहले यूपीटीयू होता था, फिर बाद में वही यूपीटीयू बदल करके मायावती जी आई जब यूपी में, तो यूपीटीयू को बदल करके उन्होंने महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी रख दिया। फिर उसके बाद फिर कांग्रेस आई, उन्होंने रख दिया राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद बीजेपी आई, उन्होंने रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी टेक्निकल। एपीजे नहीं, इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने एपीजे एकेटीयू बन गया। ये लेट, उसके बाद कोई बदला नहीं हुआ। वो तो सर जेई में तो अब जाके हो गया ना, पिछले साल तो हुआ ये क्या सब। करेंगे? उसके पहले एकेटीयू। तो ये हर कोई कॉलेज, कोई नया गवर्नमेंट आएगा फिर से बदल देगा उसका नाम। हम लोग एकेटीयू के जमाने के थे और उसके बाद कितनी बार बदल गया है। में सर सारे कॉलेज एकेटीयू से करेक्ट। हाँ, पहले एकेटीयू से थे, अब नहीं है। अब सर तो आम आदमी आएगी तो क्या करेगी? अन्ना हजारे। पता नहीं अब क्या करेगी भैया। कॉलेज के नाम बदलने से थोड़ी कोई इंजीनियर बन जाएगी। ये बात भी सही है। और हम लोग तो मान लो स्पेशली आईटी वगैरह हैं वाले हैं, तो हम लोगों का तो कॉलेज का नाम वैसे भी नहीं बदला जा सकता। वो तो गवर्नमेंट तय ही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट से कोई हाथ ही नहीं है, भले गवर्नमेंट का कॉलेज है लेकिन गवर्नमेंट का हाथ ही नहीं है। राजीव गांधी का नाम सुना है? राजू गांधी। हाँ, कौन था? हाँ, नहीं, वो थे हस्बैंड थे किसी के। किसके हस्बैंड थे? इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी के हस्बैंड। और क्या हुआ? क्या क्या इंदिरा गांधी के क्या हस्बैंड वाली बात है? फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी का husband, और सोनिया गांधी के हस्बैंड का क्या नाम? राजीव गांधी। वो था फिरोज। सोनिया गांधी के अरे फिरोज, फिरोज गांधी हाँ, फिरोज फिरोज गांधी। सोनिया गांधी के हस्बैंड का नाम? नहीं, सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी और सोनिया गांधी के हस्बैंड का नाम है राजीव गांधी। ठीक है, तो यही तो कल परसों की मैं असेंबली का भाषण सुन रहा था राहुल गांधी का। तो मेरे दादा की ये उनकी मौत हुई, मेरी दादी की मौत हुई, मेरे पापा की मौत हुई। सारी संपत्ति सर उन्होंने ही तो की है। अब भैया ये सब हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब उस टाइम पे आईटी बनी थी तो आईटी दिल्ली में एडमिशन कराना था राजीव गांधी का। उस टाइम पे नेहरू जी एक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि उनके हाथ में पूरा इंडिया था। उन्हीं की बेटी का हस्बैंड, सॉरी उन्हीं की बेटी का बेटा यानी कि राजीव गांधी, उनका एडमिशन कराना था। 1 नंबर कम पड़ रहा था आईटी दिल्ली के लिए। आईटी दिल्ली में वो आए, उनके डायरेक्टर को अपने घर को, पहले वो इंदिरा गांधी खुद आई, लेकिन ना मतलब ना। इंदिरा गांधी जी गई, नेहरू जी से बताई, नेहरू जी उन्होंने अपने चाय पे बुलाया। सीधे उनके लेटर में उन्होंने मना कर दिया डायरेक्टर ने कि अगर आप सिर्फ इस वजह से मुझे चाय पे बुला रहे हैं अपने यहाँ कि राजीव के 1 नंबर से एडमिशन रुक रहा है, उसका एडमिशन दे दो, तो मैं सीट खाली हो जाएगा, एडमिशन नहीं दूंगा। सीट खाली रहेगा पूरे 4 साल तक, लेकिन एडमिशन नहीं दूंगा क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। सिर्फ 1 नंबर की वजह से उनका नंबर कम हो रहा था, लेकिन वो काबिल नहीं है मतलब नहीं है। एडमिशन नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया नहीं। मतलब आईटी मजाक थोड़ी है, निकाल दो तुम। सर मेरे साथ होंगे ऐसे ही। सर बट इंदिरा गांधी निकाल दो, जितना करना है कर दो। नहीं मतलब नहीं, वहां पे तुम कुछ भी कर लो, तुम काबिल नहीं हो तो अंदर नहीं जा सकते। चाहे आधे नंबर, चाहे 0.25 नंबर मार्क्स से तुम्हारा कम हो रहा है तो नहीं मतलब नहीं, तो आप चले गए। फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर करने के बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को खत लिखा, रिकमेंडेशन लेटर, राजीव हमारे यहाँ 1 नंबर से कम हो रहा है, एडमिशन नहीं दे पा रहे, आप चाहें तो एडमिशन दे सकते हैं। वहाँ भी आईडी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे सकती है एडमिशन अगर कोई यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे। तब इन्होंने रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिया था और उनकी एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हुआ था। यहाँ पे वो नहीं एडमिशन दिया, उसके बावजूद सर इंडिया में नहीं पढ़ पाया लड़का, सिर्फ किस वजह से 1 नंबर कम होने की वजह से। और जबकि बाप दादा का पूरा इंडिया है। आज तो पेपर लीक हो जाता है। हाँ, पूरा बाप दादा इंडिया उनकी बाप दादे की थी, लेकिन फिर भी एडमिशन आईटी में नहीं मिला। यही होता है ना, लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट नहीं है वो खुद के ऊपर है, वो अपने खुद के दम पे चलती है। उसका जब मन करेगा फीस बढ़ा देगी, जब मन करेगा कम कर देगी। इस साल फीस 2.5 लाख रुपये कर दी। एक टाइम हमारे जमाने में 53,000 था, जब हम पास आउट हुए थे 53,000 था। 60,000 रुपये, हाँ 60,000 रुपये स्कॉलरशिप आता था, 53,000 की फीस में पढ़ा हूँ मैं। आप ही का फायदा। और आप देखो 2.5 लाख रुपये हो गए। तो वो डिपेंड करता है सारी चीज़ें।
पिछले साल मेरी परसेंटेज कम थी, पेपर दिया था, तो मैंने जामिया के लिए ट्राई किया था, जामिया जेईई के लिए। तो मेरे यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं भानुप्रताप वर्मा, उनसे सोर्स लगाया था। उनका सोर्स लगाया मैंने, उन्होंने कॉल तक किया, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दी, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं होता ये सब एजुकेशन सेक्टर में। अगर कोई बहुत सोर्स लगाया मैंने भी। कितना भी सोर्स लगा लो, जहाँ जितना मन करे, नहीं होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में सोर्स लग जाते हैं, क्या सोच रहा हूँ मैं? अरे मेडिकल नहीं लगता है कॉलेज सर, ऐसा हाँ? कहने की बात नहीं नहीं हो जाता मेडिकल कॉलेज। अब यूपी के गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है, वो तो गवर्नमेंट का होता है ना, मेडिकल कॉलेज तो गवर्नमेंट का है। सर यूपी में कुछ भी हो सकता है, यूपी में कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। यूपी तक है ये दिल्ली की बात है। चलो ठीक है, एनीवे अब पॉलिटिक्स की बात छोड़ते हैं, वो सब हमने माइंड फ्रेश कर लिया अपना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चल चुका है पान खाएंगे। कि एक मोल से कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम होंगे, कितने आयन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और अगर उसको इवेपोरेट करा दिया एसटीपी पर तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, अब हमारा जो अगला टास्क होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 10 मॉलिक्यूल का गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम बताओ, क्या करते हैं आप कहते हैं एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है 22400 डिवाइड बाय n, तो 10 मॉलिक्यूल का कितना होगा, कितना मल्टीप्लाइड बाय 10, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन करें एन की जहाँ पे वैल्यू हो। नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में n की वैल्यू लिख के रखा है तो आपको बस n की वैल्यू डाल के पुट करके कैलकुलेटर यूज करना है या कैलकुलेशन करना है, बस सिंपल, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ n मॉलिक्यूल, स्मॉल n लिख दे रहा हूं, n मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी क्या होगा बताओ, 22400 डिवाइडेड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई एन दिस इज। अगर मैं Vn लिख दूं तो Vn की वैल्यू होगी 22400 डिवाइडेड बाई Na ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन आप चाहें तो फॉर्मूला का यूज करो, ना मन करे तो मत करो, ये आपके ऊपर, आप चाहे कौन सा यूज करो। तो इस तरीके से हमने ये यूज किया। अब हमारा अगला टास्क, हमने मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आपका जो काम है वो है मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पढ़ना, यानी कि इस मोल कॉन्सेप्ट को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। लिख दे रहा हूँ, चिंता ना करें। ऐसा होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। दिस इज द कोफिशिएंट, ओनली सिर्फ कोफिशिएंट। जैसे मैंने कहा AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब मैं आपसे से पूछ लूं कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d है क्या, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल, आप यही बोलोगे ना, A इज द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A, B is the coefficient of reactant B, C is the coefficient of reactant C, and D is the coefficient of reactant D। यही तो होगा, सिंपल। इसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक, तो आप कहेंगे दिस इज द स्टोइकियोमेट्री। इस स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट का A मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, B मोल रिएक्ट करेगा, और इसका कितना रिएक्ट करेगा, C मोल इसका बनेगा, और इसका कितना बनेगा, D मोल बनेगा। किसी भी रिएक्शन को देखते ही आप ये जान जाओगे कि किसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, किसका कितना मोल बनेगा, लेकिन तब जब वो रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगी।
अगर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। एक बार वो बैलेंस हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा किसका कितना मोल किसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करके किसका कितना मोल बना रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन सब करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने कहा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अब इसे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई। कहाँ करना है बेटा? प्रोडक्ट साइड। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना? अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जल्दी मुझे बताइए इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसका और इसका? इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन देखते ही आपके दिमाग में एक बात जरूर आ जाएगी कि इसका कितना मोल रिएक्ट करना है। इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? 1 मोल रिएक्ट करेगा और इसका कितना बन जाएगा? 2 मोल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का 2 मोल कितने ग्राम के इक्वल होता है? पता है या नहीं पता है? पता है। कैसे पता है? आप जल्दी बताइए। हाइड्रोजन का 1 मोल कितने ग्राम के इक्वल होता है? हाइड्रोजन है, वाटर नहीं है। H का था 1 ग्राम और H2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। अब H2 का 2 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। हमारे पास कितने मोल है? 2 मोल है, तो कितना ग्राम हो जाएगा? तो 2 into 2। और यहाँ पे कितना होगा? 1 into 16। यहाँ पे कितना होगा? 2 into H2O का कितना होता है? 18। इसका मतलब इसका 4 ग्राम, इसके कितने ग्राम के साथ? 16 ग्राम के साथ रिएक्शन करके इसका कितना बना रहा है? 20। बताइए। 36 पक्का? क्या रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है? एक कमी दिख रही है इसमें। क्या? मास की कमी दिख रही है, क्योंकि ये 32 है जबकि ये 16 है 4। ऐसे कैसे होगा? रिएक्टेंट में आपने सिर्फ 20 ग्राम डाला, प्रोडक्ट 36 ग्राम मिल गया। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? कहीं गलती कर रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कहाँ गलती कर रहे हैं। कहाँ पे बेटा? सर 2H2O। वेरी 2H2O 2H2O। यहाँ पे या सर उसमें यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो गया 36। गलती ढूंढो इसमें गलती क्या है? देखता हूँ कौन ढूंढ लेता है। O into 2 में O into 2, वेरी गुड। O क्या है? O2 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर यानी कि 32 ग्राम। क्या बैलेंस है? आपने कहा रिएक्टेंट यूज कितना किया? 32 प्लस 4। प्रोडक्ट कितना बन गया? 36। हमने रिएक्टेंट 36 यूज किया, प्रोडक्ट भी 36 बन गया। यानी कि आपको रिएक्शन देखते ही पता चल जाएगा कि किसका कितना ग्राम यूज करेंगे और किसका कितना ग्राम बनेगा। इसी को तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। और इस वाले रिएक्शन को देखते ही मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और आपका आंसर देना होगा। ये एग्जाम्पल था। अब क्वेश्चन, कैलकुलेट amount of carbon dioxide which is produced by burning of coal. coal मतलब कोयला। Calculate amount of carbon dioxide produced in gram and also calculate and also थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ, ठीक है? And also calculate its volume at STP and also calculate its volume at STP. एक मिनट, अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन ग्राम एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। लेकिन क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा किससे बन रहा है ये बताया क्या? अब आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बाय बर्निंग ऑफ 48 ग्राम ऑफ कोयला। कोयला मतलब कार्बन लिख दो। 48 ग्राम ऑफ 48 ग्राम ऑफ कार्बन। अब क्वेश्चन है कि 48 ग्राम कार्बन को जलाया जा रहा है और इससे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। आपको ये बात पता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है C+O2 गिव्स CO, यही ना? तो आप इसको देखते ही क्या आपको पता चल गया कि इसका कितना मोल? बताओ
1 इसका कितना मोल, 44 इसका कितना मोल 1 है ना। इसका 1 मोल मतलब कितने ग्राम, 12 और इसका 1 मोल मतलब कितने ग्राम, 32 हो जाएगा। और इसका 1 मोल मतलब कितना ग्राम। 44 आप कह रहे हैं कि जब 12 ग्राम कार्बन जल रहा है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन में कितना ग्राम कार्बन को जलाया जा रहा है, 48 ग्राम कार्बन जलाया जाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बहुत ही आसान है, जल्दी से कैलकुलेट करके 48 बताओ। से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कैलकुलेट करो फिर बताऊं, 80 ग्राम। देख लेते हैं। या इधर देखो, 4 से मल्टीप्लाई करो। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताओ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कितना कार्बन जलने के लिए है, 48 ग्राम। वेरी गुड। 48 ग्राम ऑफ कार्बन अगर जल गया पूरा तो कितना बनेगा, 44 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 48 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कितना ग्राम, 126 44 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है, 4 4 यस ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कितना हो गया, 126 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्या, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। बट क्या आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम कब, एसटी, यानी कि हमें वॉल्यूम एसटीपी पे निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए। अगर हमें मोल मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, 44 1 मोल का वॉल्यूम 44 होता है ना, 22.4 22.4 लीटर। हमें अगर मोल मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा सबसे पहला टास्क। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ ऑफ CO2 कितना आया, गिवन मास कितना है, 176 176 डिवाइडेड बाई 44। आंसर कितना आ गया, 4 4 मोल आ गया। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ 4 into कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल, वॉल्यूम ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। बताओ कितना होगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया बेटा, 89.6 89.6। यस कितना लीटर या मिलीलीटर, ये मिलीलीटर 896। लीटर में वही है। लीटर क्या किसी को कोई दिक्कत है, सर अब अगर इसमें आप वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया होगा इसी क्वेश्चन में, तो वो कैसे करेंगे? वो तो पुराना वाला ही क्वेश्चन होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल का मतलब 2 to 4 डिवाइड बाय, इससे कोई फर्क नहीं, वो आप कितनी कहीं से भी कैलकुलेट करो, आंसर हो जाए। तो क्या मेरी बात अच्छे से समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये क्वेश्चन आ गया ना समझ में। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपने निकाल लिया तो अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। मुझे ये पता है कि हम कार्बन को, अगर हमारे पास 48 ग्राम कार्बन है तो 48 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने की होगी, क्या ये कोई बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर्ड, कैलकुलेट amount of oxygen will required for complete burning of calculate amount of oxygen will required for complete burning of 88 ग्राम ऑफ कार्बन। 88 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, जलाने के लिए
किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस एंड वॉल्यूम ऑफ इट एट STP एंड वॉल्यूम of it at STP। इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ इट एट STP। ठीक है ना? बताओ क्या किसी को कोई तकलीफ है कहीं पे? इस क्वेश्चन को देखते ही कोई तकलीफ दिख रही है? नहीं, बहुत ही आसान है। पुराना प्रोसेस फॉलो करो, मजा आ जाएगा। फॉलो करके तो देखो, प्रोसेस वही है। C plus O2 gives CO2। आगे आंसर। चलिए शुरू करें। इधर देखो, इस रिएक्शन को देखते ही आप क्या पहले लिख पाएंगे? इसका 1 मोल, इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका कितना बना रहा है? पहली बात आपने ये कंप्लीट कर दी। यस। सेकेंड टास्क आपका क्या होगा कि कार्बन का 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल यानी कि 32 ग्राम। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल यानी कि 44 ग्राम बना रहा है। ये बात आपको समझना है। कार्बन के, ध्यान देना, कार्बन के 12 ग्राम को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर हो रही है? 34। कार्बन को कितना जलाना है? 80 तो आप ऐसे लिखेंगे ना, आप ऐसे लिखेंगे, अगर हम 12 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं, तो ये जो 3 मैंने लाइन बना दी है, ये पूरा स्टेटमेंट बता दे रहा खुद ही खुद। 12 ग्राम ऑफ कार्बन required to burning of the process of 32 ग्राम of ऑक्सीजन। तो बताओ 1 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 32/12 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। हमारे पास कितने ग्राम कार्बन है? 88 ग्राम कार्बन है। तो 88 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए बताओ, 88 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 32 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बताओ आंसर कितना आया? 233.6 ग्राम ऑक्सीजन। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? 233.6 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ 12 ग्राम कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाता है? 44 ग्राम। फिर से वही प्रोसेस लिखेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कितना बेटा? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सुनो, फिर हमने क्या किया? 1 ग्राम कार्बन बताओ कितना बनेगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना बनाएगा? जल्दी बताओ। 44 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कार्बन कितना है जलने के लिए? 88 ग्राम ऑफ कार्बन अगर जलता है टोटल, तो 44 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 88 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बताओ कितना आया? 322.6। आंसर आ गया 322.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये पता चल गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमें ये भी पता चल गया कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 233.6 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 322.6 ग्राम।
अब हमें ये पता करना है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा। तो एसटीपी पे वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, मोल्स निकालना होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ कितना होगा, गिवन मास 322.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है 44। आंसर बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो बताओ। 7.3 इतने मोल्स आ गए। अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा एट एसटीपी, 4 into 7.4 वॉल्यूम ऑफ 7.3 मोल CO2 एट एसटीपी कितना आ गया बेटा, 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। आंसर कितना है 163.5 163.5 लीटर। दिस इज आंसर, ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ चलेंगे। और वही लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद आपका ये फिनिश, फिर एक लेक्चर लेकर के एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करवा के इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। नोट कर लिया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर, इस बार जो भी नंबर होगा क्वेश्चन अगला। अंकित मार्कर देना, सारे मार्कर खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलना है ना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will produce when, calculate volume of carbon dioxide will produce when 225 gram of calcium carbonate dissociates, 225 gram of calcium carbonate dissociates। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बेटा, CaCO2 225 ग्राम CaCO3 टूटता है तो क्या बनता है, सल्फर। अच्छा अब मुझे लगा कि सेल्फी ले रहा है। अच्छा सेल्फी तो ऐसे, हाँ बोलो। CaO और CO2 बनते हैं। CaO और CO2 इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं और जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो आपको पता है CaCO3 जब ब्रेक होता है तो CaO बनता है और साथ में CO बनता है। इस रिएक्शन को देखते ही एक बात तो हमें पता चल गई, क्या कि इसका एक मोल टूटेगा तो इसका एक मोल बनेगा और साथ ही इसका भी कितना बनेगा, एक मोल बनेगा। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा मोल में MOL कहीं लिखूंगा, कहीं MOLE लिखूंगा तो उससे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। MOL मोल इसका सिंबल है जबकि MOLE पूरा उसका नाम है, ठीक। तो 1 मोल CaCO3 gives CaO plus CO2। नाम से ही पता चल जा रहा है। जल्दी बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल का मतलब कितने ग्राम, कल ही बताया था 100 ग्राम। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर इज 100 ग्राम। तो अगर इसका 100 ग्राम टूटता है तो इसका कितना बनेगा, जल्दी बताओ। 56 ग्राम इसका बन जाएगा और इसका कितना बनेगा 44 ग्राम बन जाएगा। हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दोगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हम कितने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 225, सबको तोड़ दो। तो आप ऐसे लिखेंगे 100 ग्राम, सॉरी 1000 लिखिए, गलती हो गई। 100 ग्राम CaCO3 को ब्रेक किया तो क्या बना, 44 ग्राम CO2 बन गया, ठीक है। 100 ग्राम CaCO3 को ब्रेक किया, CO2 कितना बन गया 44। तो अगर 1 ग्राम CaCO3 को मैं ब्रेक करता तो कितना CO2 बनता, 44 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम CO2 बन जाता।
लेकिन हम 1 ग्राम को नहीं, कितने को तोड़ रहे हैं, 225 ग्राम को तोड़ रहे हैं। तो 225 ग्राम CaCO3 को अगर हमने ब्रेक कर दिया तो बेटा कितना बनेगा, जल्दी बता दो। 44 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 225, जल्दी से आंसर निकाल दो, कितना आ जाएगा, 99 एग्जैक्ट, पक्का, 100 भी नहीं है, 99.9 भी नहीं है, एग्जैक्ट 99 आ गया। ठीक है, तो 99 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगला टास्क आपका क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। अगला टास्क है आपको ये पता करना कितना वॉल्यूम STP पर होगा। ठीक है, तो जल्दी बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 44। आंसर कितना आ गया, अच्छा CO2 का सर, तो भाई COT का ही तो वॉल्यूम पता कर रहे हैं ना हम लोग। बताओ 99 डिवाइड बाई 44, आंसर कितना आ गया, 9/4, 2.25 मोल आ गया। ठीक है, वेरी गुड, हमें मोल पता चल गया 2.25 है। ठीक है, अब हमें क्या पता चलना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एट STP कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ 2.25 मोल ऑफ CO2 एट STP। बता दो, बहुत ही आसान था, क्या करेंगे, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.25, आंसर इज, आंसर कितना है बेटा, 50.50.50.4 लीटर। क्या ये क्वेश्चन सिंपल था, आप सबने अच्छे से कर लिया। अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो जरूर पूछ लेगा, मुझे तो नहीं लगता दिक्कत होगी। तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालने के काबिल हो गए, देखो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, STP पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या निकाल सकते हो, एटॉमिसिटी का, एटॉमिक नहीं, वो सब तो छोटी मोटी बातें हैं। इतना आप निकाल सकते हो, किसी का प्रोडक्शन निकाल सकते हो, किसका किस इक्वेशन में किसका कितना यूज हो रहा है और किसका कितना बन रहा है, इसके काबिल हो गए। एक लास्ट टॉपिक इसका बचता है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से। तो इसे इरेज कर दूं, ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, पहले पता करें। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वो चीज जो लिमिट में दे दिया जाए, है ना। मान लीजिए आपको मोबाइल फोन की दुकान खोलनी है, असेंबल करना है, रेडमी सबसे सस्ता फोन इंडिया का, ठीक है। तो उसके लिए अब जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है मैं बता रहा हूँ। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, मोबाइल की बॉडी, ठीक है, सिंपल बॉडी। मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी और बैटरी की रिक्वायरमेंट, बस इतनी चीज़ रिक्वायर होती है। 4 चीज़ें, पहला बॉडी, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा स्क्रीन और चौथा आपका बैटरी। 4 चीजें आपको मिल गई, आप मोबाइल फोन असेंबल कर लेंगे। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपको 100 स्क्रीन दे दिया, ठीक, मैंने 200 आपको बैटरी दे दी, ठीक, मैंने 120 बॉडी दे दी, क्या बचा, मदरबोर्ड, मैंने आपको 80 मदरबोर्ड दे दिया। मैं कह रहा हूं मोबाइल बना के बताओ 80 मोबाइल, टोटल कितने मोबाइल असेंबल हो जाए, 80। लेकिन मैंने तो आपको 200 बैटरी दी है, आप सिर्फ 80 मोबाइल कैसे बना सकते हो। सर देखिए मेन फंक्शन एलिमेंट जो है वो मेन फंक्शन जो है वो मदरबोर्ड का है, और मदरबोर्ड हमारे पास 80, यही कहना चाह रहे हो। मैंने कहा चलो मदरबोर्ड मैं 200 दे देता हूँ,
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमें 200 मोबाइल बना के दोगे। अभी कितने मोबाइल बनेंगी? 100। क्यों? क्योंकि स्क्रीन 100। मैं आपसे कह रहा हूँ भैया मैंने आपको 200 मदरबोर्ड दिया, आप सिर्फ 100 मोबाइल हमें क्यों दे रहे हो, बाकी सब कहाँ गया? क्योंकि भैया स्क्रीन भी तो चाहिए होता, हर एक पार्ट इसके लिए एसेंशियल। तो प्रोपोर्शन नहीं बन रहा प्रॉपर। हाँ, मतलब हर एक पार्ट इसके लिए एसेंशियल है, और जिस पार्ट का अमाउंट सबसे कम होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रोसेस के दौरान वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जैसे वो खत्म हो गया उसके बाद आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ। आपको कि भैया मतलब अब तो स्क्रीन खत्म हो गई, जो दूसरी स्क्रीन लाओगे तभी आगे बनेगा काम, ये तो होगा, यही बात है ना। मैंने कहा ठीक है, इसी को लिमिटिंग रीजन बोलते हैं। लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन के दौरान वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो जल्दी से खत्म हो जाए या सबसे पहले खत्म हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? स्क्रीन। मैंने कहा अगर मैंने स्क्रीन आपका 150 कर दिया, अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी कितनी है? 1। मैंने कहा 500 बॉडी मैं आपको दे दूं, अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? अब आपके पास स्क्रीन आ गई, फिर क्योंकि स्क्रीन 150। तो जो चीज जल्दी खत्म हो जाए यानी कि जिसका अमाउंट कम है उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ये कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने सामूहिक विवाह कार्यक्रम देखा है? सुना है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में क्या होता है? आपको नंबर मिलता है, ठीक है, दूल्हा और दुल्हन को नंबर मिलते हैं कि आप 9 नंबर पे हो, आप 6 नंबर पे हो, आप 5 नंबर पे हो, और उसके बाद एक नंबर वहां पे टंगा होता है, वहां पे पंडित जी अपना यज्ञ हवन सामग्री लेकर के बैठे होते हैं, ठीक है, आपको उसी जगह जाके बैठ जाना होता है। मान लीजिए मैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचा और मुझे मिला 9 नंबर, तो मुझे कहाँ पे जाके बैठना है? किस यज्ञ के सामने? 9 नंबर वाले यज्ञ के सामने जाके बैठना है, और मेरे लिए जो लड़की देखी गई है वो भी उसी नंबर पे आकर के बैठ जाएगी। गलती से अगर मैंने उसको उल्टा पकड़ लिया है तो अभी मैं दूसरी की बीवी लेके आऊंगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम मान लो चल रहा है, ठीक, और टोटल जो दुल्हन है वो 10, जबकि दूल्हा सिर्फ 8। अब इनको कपल बना के, मैरिज कपल बना के निकालना है, ये तो प्रोडक्शन है ना। रिएक्टेंट हमारे पास दूल्हा और दुल्हन है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कपल। तो अब देखिए कितने कपल बनेंगे? 8 बनेंगे। क्यों? क्योंकि दूल्हे तो 8 ही है, अब पंडित जी थोड़ी शादी कर लेंगे उसमें बैठ के। 1-2 कर सकता है। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा चलो 1-2 कर सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब एक्सेप्शनल केस में चला जाता है। फिलहाल तो 8 मैरिज कपल्स तैयार हो जाएंगे, है ना, ठीक। लेकिन कंडीशन बदल दी जाए, मैं कह रहा हूं हर एक लड़का 2-2 लड़कियों के साथ शादी करेगा, कंडीशन बदल गई। 16 होने चाहिए। अब तो लड़कियां, अब बताओ कितने कपल तैयार होंगे? 5। कौन लिमिटिंग रीजन? 4 कपल तैयार होंगे। अभी लिमिटिंग रीजन कौन हो गया? लड़कियां। मन तो बड़ा कर रहा हूँ है ना। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़के तैयार हो गए। लड़के 10 थे सर, क्या 8 थे। फिर तो 4 ही होंगे। अपने आप को भी गिनती कर रहा है क्या? चलिए एक तुम्हारे जैसे ही। सही। आपके नाच भी दिए। ये आपके यही कहने वाले थे, 10 लड़के लड़कियों में कोई चेंज नहीं लग रहा। हाँ अभी चेंज दिख गया ना। अब इसमें छोटे बड़े से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ? बच्ची लग रही है सारी। छोटे बड़े से कोई कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हैवी है, कौन दुबली है, कौन पतली है, कौन मोटी है, कौन छोटी है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की कितनी है इससे मतलब। आओ चेक करते हैं। आपने कहा कि एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करेगा, तो टोटल कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अभी 2 लड़कियां बच गई। लिमिटिंग रिएजेंट कौन? 2 लड़के। लड़के लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, लड़की खत्म हो गए। अब 2 लड़कियां बेचारी इंतजार कर रही हैं।
शादी तो नहीं हो पाएगी। वो और कहीं नहीं हमारे कंडीशन बदल जाए, कंडीशन बदल जाए, और कंडीशन क्या हो जाए, हर एक लड़का दो दो लड़कियों से शादी करेगा। अब ये वाली इसकी और ये दोनों इसकी। अरे सर, लड़का लड़की दो लड़कियों से शादी कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। अब ये कर सकती है, मैं उसका भी कंडीशन लेके चलूंगा। मैं समझ गया कि अब यहाँ पे मैं भेदभाव लेके चल सेम रहा टाइम हूँ। का लॉ नहीं है। अब बताओ लिमिटिंग रीजन कौन है? अब लड़की है लड़कियां लड़के कितने थे? 8, 8 और लड़कियां कितने चाहिए थी? 16, लेकिन लड़कियां थी कितनी? 10 10। तो लड़की होगी लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन ये कभी नहीं बताएगा कौन ज्यादा है कौन कम है, बल्कि क्या पता करेगा, कौन बताएगा लिमिटिंग रीजन क्या है? कंडीशन। कंडीशन। उस रिएक्शन की कंडीशन से पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। यानी कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर वो उतने में नहीं प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, या जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने में प्रेजेंट है तब भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन कितनी है? जब कौन है? कोई रिएक्टेंट जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उस अमाउंट से कम। उस अमाउंट से कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कंडीशन के ऊपर। रिक्वायरमेंट कौन बताएगा? कंडीशन बताएगा रिक्वायरमेंट। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई ना? इसलिए कभी ये नहीं देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके जितना ज्यादा है या अमाउंट किसका जितना ज्यादा है। नहीं, अमाउंट और नंबर ऑफ मोल्स नहीं, कंडीशन देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? रिक्वायर्ड अमाउंट की बात करेंगे। एक वर्ड जो ये रिक्वायर्ड यूज कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब पहले लिमिटिंग रिएजेंट का आप डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखें, द रिएजेंट विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट। द रिएजेंट विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट। कोई ऐसा रिएजेंट जो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इट्स नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से बोलो, क्या कहां तक लिखे? स्टार्टिंग से बोलो। The reagent which are present in less amount of its required amount is known as limiting reagent. Second point लिखें। Limiting reagent consumed first. Limiting reagent consumed first during the reaction. During the reaction. इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हो सकता है ट्रिक से ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन समझें। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन लिखिए, 48 ग्राम ऑफ कार्बन, 48 ग्राम ऑफ कार्बन are 48 grams of carbon are allowed to completely react, allowed to completely react with 64 gram of oxygen, 64 gram of oxygen and produce carbon dioxide. ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग। अभी पता करना क्या होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे तब तक मैं थोड़ा सा स्टेबल होकर के आता हूँ। किसी हाथ से है क्या बहुत टाइम से, मुझे ये बाद में पता चला।
हाँ जी, हो गया। सर अलग वैल्यू अलग वैल्यू आ गई, किससे अलग? सर CO2 से। अच्छा चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहा था कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो था क्वेश्चन। अब कार्बन का कितना मोल दिया हुआ है? 48। कार्बन पहले बस हम ग्राम। जो क्वेश्चन में दिया है उससे सोचने से पहले हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको लिख लेंगे। क्या चल रहा है हमारे दिमाग में? सर 12 ग्राम 32 44 बनाता है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या बोलता है कि इसका 1 मोल, इसका भी मालूम। इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, यही तो होगा। तो इसका 1 मोल यानी कितने ग्राम? 12 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका कितना बनेगा? 44। क्या ये बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? गुड। अब एक बात बता दो, ये तो हमारे दिमाग में चल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन कितना दिया हुआ है? कार्बन का क्वेश्चन में 48 ग्राम दिया। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम। अभी कितना बनना है ये पता करना। अब आओ चेक करते हैं। हमें ये पता करना है इनमें लिमिटिंग रीजन कौन है। तो इसके लिए क्या करना है आप बताओ। 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करना है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो 1 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करना है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? 32 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, है ना? यही तो होगा। यस सर। मैं कह रहा हूं हमारे पास कार्बन कितना है? 48 ग्राम कार्बन से रिएक्शन करना है तो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी बताओ? 128 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या उतना ऑक्सीजन है हमारे पास? नहीं। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन ओनली 64 ग्राम, जबकि हमें उसका दुगना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। Hence, it is limiting reagent। अब हमें लिमिटिंग reagent पता चली। हमेशा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पिछली बार जब आप मोबाइल बना रहे थे स्क्रीन लिमिटिंग reagent था तो कितनी मोबाइल बनी? उतनी ही मोबाइल बनी थी जितनी की स्क्रीन थी। शादी में उतने ही कपल बने थे जितने की बॉयज थे। बाद में कंडीशन बदल गई तो उतने कपल्स बने जितने गर्ल्स के हिसाब से कपल बने। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किसके हिसाब से बनता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या कह रहा है? कौन है? ऑक्सीजन। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा? ऑक्सीजन के बेस पे। फिर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमेशा चलेंगे। तो आप कहेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यही ना? ठीक है। अब जल्दी मुझे बताइए 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 44 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यही ना? हमारे पास ऑक्सीजन है कितना? हमारे पास ऑक्सीजन है कितना? 64। ये मत देख लेना क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड अमाउंट था, ठीक है? इसलिए हम ये देखेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन है 64, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 44 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कितना वॉल्यूम बनेगा एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स बताओ। आप 88 डिवाइडेड बाई 44, तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा बताओ? 2.4 वॉल्यूम एट एसटीपी आंसर आ जाता 2 इंटू 22.4 लीटर, यानी कि 44.8। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी किसी? ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया ना? एक क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन पे और करेंगे, उसके बाद लिमिटिंग रीजन पे खत्म करेंगे। एनसीईआरटी क्लास लेवल, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार हर बैच में ये क्वेश्चन कराता हूँ। उसका रीजन क्योंकि मेरे टाइम में मैं नहीं कर पाया था। बदले तो आगे लिखेंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। जब मैं क्लास 11th में था तो सर ने 3 बार ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की और मुझे समझ में नहीं आया, तो इस वजह से मैं
मैं उसे कब समझा, जब मैंने ड्रॉप किया एक साल 11th में, समझ में नहीं आया। सर एक क्वेश्चन के लिए ड्रॉप कर दो। नहीं, एक क्वेश्चन के लिए नहीं, जब मैंने कहा वो क्वेश्चन तब समझ आया जब मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। तो इसलिए अगर आप लोग ड्रॉप कर रहे हो तो आप दुखी मत होना, मैं भी हूँ, आप लोगों की लिस्ट में अभी सारे। कहाँ से कहाँ पहुँचे? हाँ, यूपी से दिल्ली आया। ओके, लिखें। सर साकेत से। हाँ, अभी तो फिलहाल के लिए साकेत से आया हूँ। तो क्वेश्चन है कि if 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, ध्यान देना इस बार किलोग्राम है वैल्यू, if 50 किलोग्राम नाइट्रोजन allowed to react with 10 kilogram of hydrogen, allowed to react with 10 kilogram of hydrogen and form ammonia, तो मुझे बताइए नाइट्रोजन कितना है। नाइट्रोजन दिया हुआ 50 किलोग्राम, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम। इन दोनों को कह रहा है 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन अलाउड टू रिएक्ट एंड फॉर्म अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस पता है ना? चलिए, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। हैबर प्रोसेस है N2 plus 3H2 gives 2NH2 allowed to form ammonia by Haber process. Calculate amount of ammonia will formed. हमें अमोनिया का कितना अमाउंट फॉर्म होगा ये कैलकुलेट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही टफ है, आप जैसा समझें। अगर आपने 2 क्वेश्चन समझा है तो इस क्वेश्चन को आंसर आराम से दें। जब हो जाए तो बता दें। टाइम हो रहा है 1270 12:70 17 1 बजे तक है ना क्लास आपकी? ठीक है, 12:30 12:30 अभी छोड़ दीजिएगा ना, फिर थोड़ा पढ़ेंगे वो। टेस्ट है आज। ठीक, आज किस चीज का टेस्ट है? आप कह रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही हमारा ये टॉपिक तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम यहीं पे आज की क्लास छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है पता है? पहले आप टेस्ट के लिए रिवाइज कर लो, उसके बाद घर जा करके मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन कराना, लिमिटिंग रीजन हो चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन करना। ठीक, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। एक लेक्चर इस पर और लेंगे, बाकी लॉज की जरूरत नहीं है, वैसे बाकी सारी चीजें पढ़ने के लिए। चलिए इसे हटा दूं, अब क्वेश्चन हम करना शुरू कर रहे हैं। ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ फिर से लिखने वाला हूँ। N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. अब इसको देखते ही आप क्या लिख दोगे जल्दी बताओ? आप लिख दोगे इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका क्या बना रहा है? 2 मोल। ठीक है ना? नेक्स्ट,
अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल बना रहा है, इसका 1 मोल मतलब कितना ग्राम? 28 ग्राम। इसके 6 ग्राम के साथ रिएक्शन करके इसका 34 ग्राम बना रहा है। ये बात तो समझ। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का कितना रिक्वायर्ड होगा? 6 ग्राम। तो आप बस इन दोनों को लेके चलते हैं। आप कहेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन से। अब मुझे बताइए हमारे पास कितना है? 50,000 ग्राम N2 कितना से रिएक्ट करेगा? 6 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 56,000 ग्राम H2 से। 15,000 क्या बेटा? सर 15,000 50,000 ठीक है ना? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 107 कितना आ रहा है? 107 10.7 किलोग्राम आ रहा है, यही ना? तो 10,0700 ग्राम आ रहा सर है। 15 इंटू होगा या 5 इंटू होगा? हाँ 5। आई मीन 50,000 होगा 5,000 होगा? वहाँ पे एक और जीरो छोटी। हाँ ठीक 50,000 होगा। 50 किलो है ना, इतने ग्राम। ओके, तो आपका आंसर आ गया 10.7 किलोग्राम H2 की रिक्वायरमेंट होगी। क्या इतना H2 आपके पास है? सर है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट बताओ, क्या इतना H2 है? नो सर नहीं। कितने की जरूरत थी? 10.7 किलोग्राम की। और आपको कितना दिया गया था? सिर्फ 10 किलोग्राम। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। क्या ये बात समझ आ गई? और अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन और प्रोडक्ट लेके चलेंगे। हाइड्रोजन का कितना ग्राम? 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा? 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। अब बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना अमोनिया बना देगा? 34/6 ग्राम अमोनिया बना देगा। अब आप जल्दी से मुझे बता दो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? हमारे पास कितना हाइड्रोजन है रिएक्ट करने के लिए? 10 ग्राम 10 किलोग्राम, यानी कि 10,000। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं 1000 क्यों लिख रहा हूँ, ग्राम क्यों नहीं लिखा? तो उसका रीजन है ये 34 जो है ये ग्राम में दिया है, और ये जो 6 है ये भी किसमें? ग्राम में। हमें सेम यूनिट लेके चलनी, इस वजह से मैंने 10,000 ग्राम H2 का रिएक्शन कराया, तो आया 34 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। अब आंसर बता दो कितना आ जाएगा? 566। हाँ कितना? 5666। एक और 6 या फिर 0.66। ये आंसर आ रहा होगा, यानी कि 56.67 किलो। मुझे आंसर रटा हुआ है इसका 56.67 किलोग्राम। ये आपका अमोनिया बन गया। वही क्वेश्चन है क्या जो आपसे नहीं सेम क्वेश्चन। तभी याद है। लेकिन कितना आसान है, देखो आप यही क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखना, अगर आप वहां से समझ जाना तो फिर मुझे बता देना। यही क्वेश्चन 2 पेज में है, इसका आंसर 2 पूरा पेज भरा हुआ है एनसीईआरटी, तभी आपको समझ नहीं आया। तभी समझ नहीं आया। फिर मैंने उसका शॉर्टकट निकाला और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सर ये भी एक अपने आप में एक अलग ही वो है, मतलब अचीवमेंट है। क्या कि समझ में ना आया उससे शॉर्टकट बना लेना। यस सर। बड़े दही बनेंगे समझ में ये आएगा। धीरे ये पता है, इन दुनिया का सबसे टफ जो टास्क है वो सबसे आलसी इंसान को देना चाहिए। ये तो उसमें स्टीव जॉब्स ने इसका रीजन क्या है? क्यों? वो उसको क्योंकि वो उसका शॉर्टकट निकालेगा, उसे कम से कम टाइम में करने का काम करेगा। और मुझसे ज्यादा आलसी कौन हो सकता है आपको पता ही है। सर क्या हुआ? 10 बजे का काम क्लास 10:30 बजे स्टार्ट। पता नहीं सर आज पता चला लेकिन आपने बता दिया। तो 56.67 किलोग्राम ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब फाइनली हम इस पूरे चैप्टर के एंड में, मतलब इस टॉपिक के एंड में, मोल कॉन्सेप्ट के एंड में क्या क्या करने के लायक हो चुके हैं। सबसे पहले आप बताओ हम लोगों को क्या पता चलता गया है? व्हाट इज मैटर। दूसरी बात हमने देखा है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं।
और फिर हमने देखा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना। फिर हमने देखा कि एटम्स क्या होते हैं और फिर उसका एटॉमिक मास क्या होता है। फिर हमने ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, यही ना, ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, यानी कि आपने प्रॉपर पढ़ लिया कि मोल क्या होता है, यही है। फिर आपने मोल से नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया। फिर आपको पता चल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकले। फिर आपको पता चल गया नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करें। फिर नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करें। फिर आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ लिया, रिएक्शन या इसे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपने ये पढ़ लिया। फिर आपने आखिरी में क्या पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट आपने पढ़ लिया। या आप ये कह सकते हो आपने अभी वो उधर आइसोटोप्स भी पढ़ा था, आइसोबार पढ़ा, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर आखिरी में कैलकुलेशन पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये देखो दो दिन की क्लास में 1.5 घंटे की लगभग 2 क्लास हुई। आज की क्लास भी लगभग 1.5 से 2 घंटे ही हुई है, ठीक है। 1.5 यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे में आप लोग इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लायक हैं। इसमें अगर कोई भी सामने जितनी भी चीजें मैंने 2 क्लास में पढ़ाई सब कुछ लिख दिया है। कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये हमें नहीं आता तो एक बार हमसे पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, हाँ अभी तो आगे में नेक्स्ट एक क्लास और बची, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एवरेज एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर बस यही, ओके, थैंक्स।